मॉर्निंग। आज हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो सभी जीव, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, ये जो जीव होता है वो अपनी जीवन की शुरुआत जो है वो एकल कोशिका से करता है। ठीक है, एकल कोशिका से करता है मतलब एक ही कोशिका से करता है ना। तो कोशिका का मुख्य गुणधर्म ये होता है कि उसमें क्या होता है, सेल की वृद्धि होती है और क्या होता है, सेल का विकास होता है। ठीक है, सेल की वृद्धि होगा और क्या होगा, सेल का विकास होता है। ठीक है, जब कोई कोशिका जो होता है वो विभाजित होगा तो उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, पहला घटना क्या होगा कि उसकी जो कोशिका होती है उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्या घटना होगा, कोशिका में प्रेजेंट जो डीएनए होता है उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक, और क्या होगा, जो कोशिका होता है वो क्या करता है, विकास करता है ना। तो कोई भी कोशिका जो विभाजित हो रही होती है तो सबसे पहले उसके डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का पुनरावृत्ति, मतलब एक नए डीएनए का और क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। और दूसरा क्या घटना होता है कि जो सेल होता है, कोशिका होता है, वो क्या करता है, अपना विकास करता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो किसी कोशिका के निर्माण में, है ना, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर के उसके पुनः विभाजन द्वारा, है ना, उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। ठीक, तो किसी कोशिका के निर्माण से लेकर के, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर के उसके पुनः विभाजन द्वारा उत्पन्न संतति बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका चक्र में क्या होता है, तो कोशिका चक्र में क्या होता है, सेल सबसे पहले कोशिका का डिवीजन होगा, मतलब एक कोशिका जो होता है वो दो कोशिका में बढ़ जाता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। फिर और कौन सी घटना होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तीसरा घटना क्या होता है कि सेल जो होता है उसमें ग्रोथ आती है, मतलब सेल जो होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वास्तव में हम सेल साइकिल के बारे में क्या कह सकते हैं कि कोशिका चक्र घटनाओं का वह अनुक्रम होता है जिसमें सबसे पहले उस कोशिका का जो डीएनए होता है उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, कोशिका जो होती है वो वृद्धि करती है। उसके बाद क्या होता है कि उस कोशिका में और कई अन्य रचनाओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और अंत में क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कोशिका चक्र साइकिल। तो कोशिका साइकिल जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था आती है इंटरफेज। ठीक है, क्या अवस्था आती है, इंटरफेज अवस्था आती है। दूसरी अवस्था होती है एम फेज। एम फेज अवस्था, ये जो एम फेज अवस्था होती है इसको माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज भी कहा जा सकता है। ठीक, कहा जाता है। अब उसके बाद ये जो इंटरफेज होती है वो कैसी होती है, ये जो इंटरफेज होता है वो कैसा होता है, लंबा प्रावस्था होता है। ठीक, कैसा प्रावस्था होता है, लंबा प्रावस्था होता है। और जो एम फेज जो होता है ना, ये जो एम फेज जो होता है वो कैसा होता है, छोटी प्रावस्था होती है। ठीक है, इंटरफेज जो अवस्था होता है उसको फिर से कितने भागों में बांटा गया है, तीन। मतलब इंटरफेज जो अवस्था लंबी प्रावस्था होती है जो कि 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण क्या होता है, G1, सेकंड चरण होता है S और थर्ड चरण क्या होता है, G2 होता है। ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है कोशिका साइकिल में कि इंटरफेज जो अवस्था होती है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है, J1, S और G2। ठीक है, तो G1, S और G2 है ना। तो इसको सबसे पहले किसने बताया था, हावर्ड और पेले ने बताया था। हावर्ड और पेले नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि सेल साइकिल की जो इंटरफेज अवस्था होती है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है, J1, S और J2। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या देते हैं हम, एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, है ना। तो ये जो माइटोटिक फेज होती है ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है।
काइनेसिस, ठीक, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है साइटोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का क्या होता है विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है साइटोप्लाज्मा का विभाजन होता है। अर्थात कैरियोकाइनेसिस जो होता है मतलब माइटोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस बाद में होता है। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है फिर से 4 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन सा आता है, प्रोफेज अवस्था आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है और टेलोफेज आता है, ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैरियोकाइनेसिस कितने चरणों में कंप्लीट होता है। तो कैरियोकाइनेसिस कितने चरणों में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। और ये जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें साइटोप्लाज्मा का क्या होता है विभाजन होता है और कितनी कोशिका का फॉर्मेशन होता है 2 कोशिका का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें 4 से 8 केंद्र का क्या होता है निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने सेल साइकिल की अवस्थाएं देखी है ना। तो सबसे पहले कौन सा अवस्था देखेंगे हम, इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज अवस्था जो होती सबसे पहले देखते हैं हम, पहला देखते हैं इंटरफेज अवस्था। तो इंटरफेज जो अवस्था होती है कैसी अवस्था होती है, लंबी अवस्था होती है, ठीक है, लंबी अवस्था होती है। इसको और क्या फेज कहा जाता है, रेस्टिंग फेज कहा जाता है। लेकिन उपापचय की दृष्टि से इंटरफेज जो होता है सबसे सक्रिय फेज होता है, ठीक। आप लोग ध्यान रखना कि उपापचय की दृष्टि से इंटरफेज जो होती है वो सबसे सक्रिय अवस्था प्रावस्था होती है, ठीक है। तो इंटरफेज कितने चरणों में पूर्ण होता है, 3 चरणों में पूर्ण होता है, G1, S और G2। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहला देखते हैं हम ये क्या देखेंगे, G1 देखते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम बना है ना, ये G1, S और G2 ये इंटरफेज अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक। और उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक। ये क्या होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है जो कि माइटोटिक फेज के अंतर्गत आता है और साइटोकाइनेसिस भी किसके अंतर्गत आता है, माइटोटिक फेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, G1 फेज देखते हैं, ठीक है। तो G1 जो फेज होता है वो कैसा फेज होता है, प्री सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है, प्री सिंथेसिस फेज होता है, हाँ। और इसको और कौन से फेज के नाम से जाना जाता है, ग्रोथ पीरियड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ग्रोथ पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो G1 है जो फेज होता है या प्रावस्था होती है इसमें जो कोशिका होती है वो निर्णय लेती है कि हम डिवाइड करें कि ना करें। अर्थात G1 फेज में कोशिका स्वयं निर्णय लेती है कि डिवाइड होना है कि नहीं होना है, ठीक है। और G1 जो फेज होता है इसी में प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है निर्माण होता है, ठीक है। G1 फेज में किसका निर्माण होगा, प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। उपापचय की दृष्टि से G1 जो होता है वो कैसी प्रावस्था होती है, सबसे सक्रिय प्रावस्था होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब सेकेंड देखते हैं हम एस फेज, बी है हमारा एस फेज। तो जो एस फेज होता है वो G1 फेज के बाद में आता है ना। अर्थात G1 और G2 के बीच में कौन सा फेज आता है, एस फेज आता है, ठीक है। ये जो एस फेज होता है इसमें डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, या डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। आप लोग ये ध्यान रखना कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम जो होता है उसका क्या होता है, द्विगुणन नहीं होता। कैसे द्विगुणन नहीं होता, मान लो ये क्या है, हमारा सेल है, ठीक, ये क्या है, हमारा सेल है जो कि कौन से प्रोसेस में है, G1 प्रोसेस में है। और हम जानते हैं कि कोशिका के साइटोप्लाज्मा में डीएनए और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है ना। तो ये कोशिका में जो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है ना, ये G1 में कोशिका विभाग मतलब डिवाइड हो करके या G1 प्रावस्था को पार करके किस में जाता है, एस फेज में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम्स वो 2n है ना, 2n पोजीशन में है। और उसके बाद क्या
होगा, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है एस फेज में 2n ही रहेगा, लेकिन ये 4n नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर केवल किसका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए यहाँ पर हमारा क्या है, 2C है, तो इस अवस्था में डीएनए जो होता है वो 4C होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि यहाँ पर केवल डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन गुणसूत्र का या क्रोमोसोम्स का यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ में आया एस फेज। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब इसके बाद क्या देखेंगे, हाँ, अब एस फेज जो होता है, अब यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो डीएनए के फॉर्मेशन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए पॉली एंजाइम्स का क्या होता है, निर्माण होता है। जो सेंट्रियोल होता है उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है या द्विगुणन होता है। यहाँ पर और किसका फॉर्मेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद सी आता है G2 फेज, ठीक है। G2 फेज, तो ये G2 जो फेज होता है इसको गेप 2 भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, गेप 2 कहा जाता है। यहाँ पर जैसे ही कोशिका विभाजित होकर के या G2 प्रावस्था में आती है, तो यहाँ पर जो कोशिका जो होता है वो उसका अत्यधिक विकास होता है और अत्यधिक मात्रा में उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पर और क्या होता है, नए प्रोटीन और नए आरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तरकु तंतु का क्या होता है, निर्माण होने के लिए यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तरकु तंतु के निर्माण के लिए यहाँ पर प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। उसके बाद क्या देखते हैं और इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका क्या होता है, यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। क्या देखें हम G2 में कि कोशिका यहाँ पर अत्यधिक विकास करती है, अत्यधिक ग्रो करती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। नए प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है तरकु तंतु के निर्माण के लिए। और क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, देखो जैसे जैसे जो कोशिका होती है वो सेल साइकिल के लिए आगे बढ़ती है ना, मतलब G1 S और G2 प्रावस्था क्या होता है, आगे बढ़ते बढ़ते कोशिका इन तीनों अवस्थाओं को क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक, कंप्लीट करती है। उसके बाद क्या होता है, जो सेल होता है वो कौन से मतलब फेज में इंटर करती है, माइटोटिक फेज में, ठीक। कौन से फेज में इंटर करती है, माइटोटिक फेज, या इसको और क्या कहा जाता है, एम प्रावस्था कहा जाता है, ठीक। तो कोशिका जो होता है ये तीनों फेज को कंप्लीट करने के बाद एम फेज में इंटर करती है। जैसे ही एम फेज में इंटर करती है तो हम जानते हैं कि जो एम फेज होता है वो 2 चरणों में कंप्लीट होगा। कौन कौन सा चरण होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। देखो अब कैरियोकाइनेसिस में जैसे ही जाता है तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो 4 चरणों में कंप्लीट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज है ना, और एनाफेज और टीलोफेज इसको कंप्लीट करने के बाद केंद्रक जो होता है या क्रोमोसोम जो होता है उसका क्या होता है, विभाजन हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसका क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, या उस केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में 2 सेल का क्या होता है, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो 2 भागों में बट जाता है, और मतलब 2 सेल्स का कहाँ क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है वो समझ में आया ना। और लास्ट हम क्या देखते हैं, G0 देखते हैं। क्या देखते हैं, G0। तो ये जो G0 होता है वो सबसे शांत प्रावस्था होती है, ठीक है। ये कैसी प्रावस्था होती है, सबसे शांत प्रावस्था होती है। और ये जो G0 होता है वो एनर्जी मतलब सेल साइकिल के लिए कोशिका को एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना। देखो सबसे पहले ये एक डायग्राम के माध्यम से हम एक बार बता देते हैं, ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक। ये जो कोशिका है वो इंटरफेज अवस्था में जाती है, ठीक, डिवाइड होने के लिए। तो G1 S और G2 फेज को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद किस में जाता है, एम फेज में जाता है। एम फेज
मेरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के द्वारा ये जो होता है अंत में 2 सेल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।